आज के आपके करंट अफेयर्स 9 अक्टूबर 2021 के सबसे पहला करंट अफेयर है आपकी एयर इंडिया पर। ऑलमोस्ट 68 ईयर्स बाद एयर इंडिया, जिन्हें ओरिजिनली जिनकी एयरलाइन थी और बाद में सरकार ने टेक ओवर कर लिया था, वहीं पे वापस जा रही है। वो है टाटास के पास। ओरिजिनली भी ये टाटास की थी और अभी एयर इंडिया को सरकार बेच रही थी। सारे शेयर्स इसके आपके टाटास ने खरीद लिए हैं, तो ये वापस टाटास में चलेगी। ये ना सरकार का हर साल, पहले ये सरकार बेचती क्यों है और क्या इसका आइडल पर्पस है। देखो, हर साल जब सरकार अपना बजट अनाउंस करती है, बजट के अंदर ना एक टारगेट होते हैं जिन्हें कहते हैं डिस इन्वेस्टमेंट टारगेट्स। हर साल सरकार को कमाई के लिए और सोर्सेस चाहिए होते हैं। एक सरकार ने अपना हर साल बजट का घाटा दूर करने के लिए एक सोर्स ढूंढा हुआ है कि जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं उन्हें किसी तरीके से बेच दिया जाए या उनके शेयर्स को बेच दिया जाए। अब बेचने के 3 तरीके होते हैं। कौन से 3 तरीके? माइनॉरिटी स्टेक बेचना, स्ट्रैटेजिक सेल करना, या कंप्लीट सेल ऑफ कर देना। अब इसका मतलब क्या है? देखो, माइनॉरिटी स्टेक का मतलब है 49% शेयर या और लेस। ठीक है, क्योंकि अगर 49% तक भी शेयर सरकार बेच देती है, जो मेजॉरिटी शेयर है 51%, वो तो सरकार के पास ही रहे। तो एक तरह से मैनेजमेंट जो होती है वो गवर्नमेंट के अंडर ही रहती है। तो यानी कि कंपनी को गवर्नमेंट ही चलाएगी। फिर प्राइवेट इन्वेस्टर को बेचनी क्यों है? देखो, कई बार होता क्या है कि ऐसे सरकारी कंपनियों में ना इन्वेस्टर से पैसे की जरूरत होती है। कंपनी शायद अपने आप में ठीक ठाक चल पड़े अगर नया पैसा उसमें लगा दिया जाए। सरकार के पास वो एडिशनल पैसा नहीं है लगाने के लिए, तो यहां सरकार लगाना नहीं चाहती। तो सरकार हमेशा क्या कर सकती है कि कुछ उसके शेयर प्राइवेट सेक्टर को बेच के उससे पैसा रेज कर लेगी, पैसा ले लेगी। वो पैसा वो कंपनी में लगाएगी, कंपनी प्रॉफिट में जाएगी, और जितना प्रॉफिट कमाती है, अब इन्वेस्टर ने पैसे लगाए थे ना, जो प्राइवेट इन्वेस्टर है उसने पैसे लगाए थे, जितना उसके पास शेयर होगा उतने उसे साल के एंड में जो भी रेवेन्यू जितना भी कंपनी ने कमाया होता है उतनी परसेंटेज के हिसाब से मिल जाता है। लेट्स सपोज कंपनी ने 100 करोड़ कमाए थे और कोई इन्वेस्टर था जिसने 10% शेयर खरीदे हुए थे, तो उसे अपने आप 10 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। तो प्राइवेट इन्वेस्टर को कोई काम नहीं करना, उसका एक ही काम था, बस स्टार्टिंग में पैसे लगाना। दूसरी होती है स्ट्रैटेजिक सेल। स्ट्रैटेजिक सेल में क्या होता है? 51% और यहां पे सरकार अपने जो शेयर्स बेचती है, मतलब शेयर बेचने का मतलब है अपनी एक तरह से ओनरशिप। जब पूरी सरकारी कंपनी थी तो 100% सरकार की थी ना, यहां पे 49 से कम बेची है, यहां पे 51% से ज्यादा बेची है। ठीक है, अब देखो, जैसे ही तुम कंपनी 51% बेच दोगे, हाफ को क्रॉस करके ना, इससे ज्यादा जितना मर्जी हो सकता है, 74 95 जितना मर्जी बेचा है। अब तुमने क्या किया? तुमने प्राइवेट इन्वेस्टर से ज्यादातर पैसा ले लिया। अब तुम इसके अंदर मैनेजमेंट प्राइवेट सेक्टर को बेच देते हो कि तुम चलाओ कंपनी। ये खासकर ऐसी कंपनीज के लिए किया जाता है जहां पे सरकार को लगता है कि हमारी जो मैनेजमेंट है या हमें इतना तजुर्बा नहीं है इसे चलाने का। हाँ, बीएसएनएल अभी बिकी नहीं है इतनी। नहीं नहीं, नहीं, बीएसएनएल के शेयर जरूर खरीदे हैं। बीएसएनएल का मतलब ये जो है ना, मेजॉरिटी शेयर सरकार के पास ही है। अभी भी मैनेजमेंट सरकार ही चला रही है बीएसएनएल। ठीक है,
हाँ, तो अभी मेजोरिटी उसे सरकार ही चला रही है। यहाँ पे क्या होगा, मैनेजमेंट प्राइवेट सेक्टर टेक ओवर कर लेता है। ये वो कंपनियां हैं जहां पे सरकार को लगता है कि हमसे ठीक तरीके से कंपनी चल नहीं रही, अगर प्राइवेट सेक्टर इसकी मैनेजमेंट संभाल लेगा तो अपने आप आपका शायद ये चीज प्रॉफिट में आ जाए। तो इसमें क्या है, प्राइवेट मैनेजमेंट आ जाती है, प्राइवेट सेक्टर अपने मुताबिक सबको चलाता है। इसमें सरकार को एंड में शेयर होल्डिंग मिलती है। सरकार का जितना भी हिस्सा बनता था, ऐसे वो सरकार के पास अब सिर्फ 25% शेयर रह गए हैं, ठीक है। कंपनी ने साल में जितना कमाया है, लेट्स सपोज सिर्फ 1 करोड़ ही कमाया हो, 25 लाख सरकार को मिल जाएगा अपने आप, ठीक है। तो यहाँ पे सरकार का कुछ देखने का नहीं है कि सरकार ने कितना इस कंपनी में अपने आप को इन्वॉल्व करना है। यहाँ पे क्या कहते हैं, सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, सारी जिम्मेदारी प्राइवेट सेक्टर की है चलाने की, क्योंकि बड़ा नुकसान होगा तब भी तो उसे ही होगा, सरकार तो मेजोरिटी बेच चुकी है, ठीक है। तीसरा, कंप्लीट सेल ऑफ, जो एयर इंडिया जैसे हुई है। इसमें क्या होता है, ये ऐसी कंपनीज जहां पे सरकार को लगता है अब ये रिवाइव ही नहीं हो पाएगी, बहुत ही मुश्किल है इसे वापस लाना, हमारे हाथ में तो हो ही नहीं पाएगा, या बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी है, सरकार को लगता है बहुत पैसा देके जाएगी हमें, सरकार उसे पूरी तरीके से बेच देती है, यानी कि 100% शेयर होल्डिंग प्राइवेट को दे देती है, ठीक है। जैसे इस टाइम भी आपकी जो एयर इंडिया जो बिकी है ना, एयर इंडिया की टाटा जो प्राइजेस दे रहा है वो 18,000 करोड़ दे रहा है, ठीक है। इसके बाद भी सरकार को 28,000 करोड़ का घाटा हो रहा है। ये घाटा सरकार उठा लेगी। सरकार ये घाटा उठाने को क्यों तैयार है, देखो कंपनी भी बेच रही है, इतना घाटा भी उठा रही है, सरकार कर क्यों रही है ये? देखो, अगर पुरानी लाइबिलिटीज जितनी है, कोई पुराने लोन लिए हुए हैं, जो कोई भी पुरानी पेमेंट्स करनी पड़ी हैं, कोई प्राइवेट कंपनी क्यों खरीदेगी इतनी बर्डन भरी कंपनी को? वो तो कर्जों में डूबी पड़ी है, तुम्हें वो कर्जे अपने सिर पे उठाने पड़ेंगे अगर तुम वो चाहते हो कि जो बचा हुआ है वही बिक जाए। ये क्या था, जब एयर इंडिया आज से 10 साल पहले अगर बेच देते, ये 28,000 करोड़ इतना घाटा नहीं था। हर साल इंटरेस्ट रेट भी तो बढ़ता जा रहा है, पुराना लोन तो चुकाया जा नहीं रहा, तो हर साल एयर इंडिया और घाटा खा रही है, और ज्यादा लोन और पुराने लोन्स के इंटरेस्ट रेट सब इकट्ठा होता जा रहा है, तो वो क्लियर करना जरूरी है। इस कारण सरकार ने कहा कि देखो, जितने पे मेजॉरिटी जो रेट पे बिक रही है बेच दो, बाकी का हम अपने सिर लेके एक बारी में इसे खत्म करें, क्योंकि अब ये कंपनी सरकार के मुताबिक सरकार तो नहीं इसे प्रॉफिट में ला सकती, ठीक है। टाटास ने भी यही लेटर जारी की है कि टफ जर्नी रहेगी इसे एक सक्सेसफुल एयरलाइन बनाने के लिए, पर वो अपना 100% लगाएंगे, क्योंकि ये JRD टाटा का अपना खुद का सपना था, ठीक है। तो उनके लिए इमोशनल वैल्यू भी इसके साथ जुड़ी हुई है। ये जो चीज है, अभी भी मतलब शेयर होल्डिंग ट्रांसफर होनी शुरू होगी और दिसंबर तक सारे के सारे शेयर्स आपके टाटास को मिल जाएंगे। इसके साथ 141 एयरक्राफ्ट हैं, वो सब कुछ मिल जाएगा, और जो ऑलरेडी 173 डेस्टिनेशंस पे ये फ्लाई करते हैं, जिसमें से 55 इंटरनेशनल हैं, वो सारे अप्रूवल्स भी मिल जाएंगे। तो एयर इंडिया के पास जितना बड़ा नेटवर्क था, बेसिकली एयर इंडिया के पास बहुत बड़ा नेटवर्क था, बस उसे एफिशिएंटली चला नहीं पा रहे थे, वो सारा अब टाटास को मिल जाएगा। तो अब टाटास अपने मुताबिक चलाना शुरू करेंगे, तो शायद ये सारे रूट्स को प्रॉफिटेबल कर पाए, ठीक है। जैसे अब इसके अंडर ही एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस और महाराजा, महाराजा पता है ना एयर इंडिया का, वो जैसे बेंड करके बंदा से बनाया होता है, उनका जो लोगो है, देखा है एयर इंडिया का कभी? उनका ब्रांड एम्बेसडर, लोगो नहीं, ब्रांड एम्बेसडर उनका, नहीं देखा तो दिखा देते हैं, देखा सबने होगा। हाँ जी साहेब, साहेब कुछ पूछना है आपने? नहीं सर, देखा है लोगों सर। अच्छा अच्छा, ठीक है।
ऐसे से लोगोस आपने बथेरी जगह देखे होंगे। ऑफिशियल मैस्कॉट कह लो उनका, जैसे बेंड करके दिखाया जाता है। ये लोगोस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये जो आपके एम्बेसडर्स हैं, मैस्कॉट्स हैं, ये भी ट्रांसफर किए जा रहे हैं। ठीक है। एयर इंडिया वैसे इंडिया की लार्जेस्ट इंटरनेशनल कैरियर है जो पूरी मार्केट का 18.6% होल्ड करती है, तो अपने आप में काफी पैसे कमाती है ये। हुआ क्या था कि 2004-5 तक तो ये प्रॉफिटेबल थी भी, एयर इंडिया बहुत पैसे कमाती थी। पर फिर आपके कुछ मंत्रियों ने सोचा इसे कुछ और एयरक्राफ्ट दिला दिए जाएं, जिनकी इसे जरूरत भी नहीं थी। ठीक है। तो उन्होंने कुछ एयरक्राफ्ट खरीदे और सारा लोन बर्डन एयर इंडिया पे शिफ्ट कर दिया कि अब तुम लोन भर देना। एयर इंडिया को ये नहीं समझ आया उन प्लेन्स का करना क्या है, पर वो मिनिस्टर ने कुछ तो सोचा ही होगा, किसी का बेनिफिट तो हो ही रहा होगा कि वो प्लेन्स आए थे। ठीक है। जो वो प्लेन्स आए उसके कारण एयर इंडिया बहुत लॉस खा गया। ठीक है। कुछ 100+ आपके प्लेन की फ्लीट तभी बनी है उसके बाद ही, पहले ये 100 से कम थी। ठीक है। बहुत ज्यादा प्लेन्स खरीद दिए थे, इतनी की जरूरत नहीं थी इन्हें, तो लॉस ही लॉस। ठीक है। ओरिजिनली ये एयरलाइंस जेआरडी टाटा ने शुरू की थी, टाटा एयरलाइंस के नाम से 1932 में। उन्होंने सबसे पहले खुद ही फ्लाई किया था सिंगल इंजन प्लेन। ठीक है। जिसके थ्रू उन्होंने एयर मेल डिलीवर की थी कराची से बॉम्बे को। ठीक है। जो सबसे पहला प्लेन था वो जेआरडी टाटा ने, टाटा एयरलाइंस का खुद ही फ्लाई किया था, और उसमें एयर मेल की सर्विस का उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिला था ब्रिटिश की तरफ से टाटा एयरलाइंस को। उन्होंने वो फिर मेल डिलीवर की थी। ठीक है। उसके बाद से धीरे धीरे ये आगे बढ़ते बढ़ते डेवलप हुई। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनी और इसका नाम एयर इंडिया कर दिया गया। पहले टाटा एयरलाइंस था, फिर इसका नाम एयर इंडिया हो गया। इसके बाद आपकी 1953 में गवर्नमेंट ने एयर कॉरपोरेशन एक्ट पास किया और इसके मेजॉरिटी शेयर्स खरीद लिए थे। ठीक है। उसके बाद ऐसे ही शेयर खरीदते गए, चाहे आपके तब भी कुर्सी के ऊपर टाटाज ही बैठे हुए थे, मेजॉरिटी शेयर सरकार ने खरीद लिए थे। पर 1977 में सरकार ने इसे पूरी तरीके से नेशनलाइज कर दिया, फिर इसके चेयरमैन भी सरकारी लोग ही हो गए। ठीक है। 53 से ये नेशनलाइज होनी शुरू हुई और 77 तक इसकी नेशनलाइजेशन कंप्लीट हो। धीरे धीरे शेयर्स बढ़ाते गए और सब खरीद लिया। नेशनलाइजेशन नहीं जरूरी नहीं है। नेशनलाइजेशन का मतलब है प्राइवेट कंपनियां खरीदना। ठीक है। मतलब हाँ, उसके अंदर सरकार के शेयर्स ज्यादा होंगे कहीं ना कहीं, तभी वो नेशनलाइज हो रही है चीजें। ठीक है। जैसे अभी चाइना एवरग्रांड को नेशनलाइज करने लगी हुई है, चांसेस हैं कि वो नेशनलाइज कर देंगे उसे। यानी कि सरकार उसके मेजॉरिटी शेयर्स खरीद लेगी और जितना भी उसका डेट है, उसका कोई भी बिल्डिंग्स है, वो सब कुछ सरकारी हो जाएगी। ठीक है। इसे कहते हैं नेशनलाइज करना। नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री कमिटीज। पार्लियामेंट्री कमिटीज क्या होती हैं? अब देखो, पार्लियामेंट आपकी सारा साल काम नहीं करती। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? पार्लियामेंट को कितने टाइम बाद मिलना जरूरी है? कॉन्स्टिट्यूशन ने सिर्फ एक वर्डिंग लिखी है। कॉन्स्टिट्यूशन ने ये नहीं लिखा कि पार्लियामेंट को साल में कितने दिन काम करना है या कितने टाइम, मतलब कितने टाइम काम करते रहना है। कॉन्स्टिट्यूशन ने सिर्फ ये लिखा है कि जब भी आपका कोई भी सेशन होता है जब आपकी पार्लियामेंट काम करने बैठती है, लोकसभा राज्यसभा दोनों अलग अलग काम करने में बैठ सकती हैं। मतलब अलग अलग काम करने का मतलब अलग अलग डेट पे काम करने बैठ सकती हैं या सेम डेट्स पे काम करने बैठ सकती हैं। तो लेट्स सपोज वो जिस भी डेट के ऊपर काम करती हैं, साफ इमेज बनाए, वो जिस भी डेट से काम करेंगी और जिस भी डेट तक काम करेंगी,
इसके बाद जब वो पार्लियामेंट का हाउस बैठा होता है उसे कहते हैं कि आपकी पार्लियामेंट सेशन में। जब वो सेशन खत्म हो जाता है तब उसे कहते हैं कि आपकी पार्लियामेंट ब्रेक ले रही है, ब्रेक पे आ गई, आजकल ब्रेक चल रही है। आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने ये सिर्फ ये लिखा है कि जो ब्रेक है वो नॉट मोर देन 6 months, 6 महीने से ज्यादा की ब्रेक नहीं हो सकती। यानी ये एक साल में कम से कम कितने सेशन होल्ड करने पड़ेंगे आपकी पार्लियामेंट को? दो। दो तो करने ही पड़ेंगे ना, 6 6 में भी बांट दिया। अगर एक सेशन पहले होल्ड किया, 6 महीने का गैप, साल में एक और सेशन आएगा ही आएगा ना, फिर 6 महीने का अगर और गैप डाल दोगे तो मिनिमम 2 सेशन होल्ड होते हैं। ये बीच में ब्रेक आ गई, फिर कभी दोबारा सेशन बुला लिया, फिर कुछ दिन मिले, फिर दोबारा से ब्रेक डाल ली, फिर कुछ दिन मिले, फिर दोबारा से ब्रेक डाल ली। जब जब ये मिलेंगे तब उसे सेशन कहेंगे, और बीच का जो पीरियड होता है उसे बोला जाता है कि आपकी पार्लियामेंट ब्रेक पे है। मिलने को तुमने कह सकते हो रोज ही मिलना है, पार्लियामेंट कभी काम करना बंद ही ना करे, ठीक है? या कभी कभी मिलने को बोल सकते हैं जिन्हें हम सेशंस कह देते हैं, और इसके कितने दिन होंगे ये भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्पेसिफाइड नहीं है। तुम चाहे 6 महीने के बाद सिर्फ एक दिन के लिए बुलाओ किसी को और फिर से सेशन बंद कर दो, तुम्हारी लिमिट जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक तुम्हें बस सही रहना है। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सही रहने का मतलब है बस तुम्हें मिलना है 6 महीने के बाद, चाहे तुम सिर्फ 1 घंटा ही क्यों ना मिले हो, बस मिलके चले जाओ, ठीक है? वो कितने दिन बैठते हो वो तुम्हारे ऊपर है। इसीलिए हम एक्चुअली इंडिया में एक कन्वेंशन बनी हुई है। कन्वेंशन वर्ड का क्या मतलब होता है? कन्वेंशन का मतलब होता है रीति रिवाज बन जाना। ये कहीं लिखा नहीं है, फॉलो करना भी जरूरी नहीं है, रीति रिवाज मानो तो मानो, नहीं मानो तो ना मानो। तो कन्वेंशन भी वैसे ही बनी हुई है। आप हमारे इंडिया में कन्वेंशन क्या बनी हुई है कि हम साल में 3 सेशन होल्ड कर लेते हैं आम सालों में। जैसे साल के स्टार्टिंग में एक बजट सेशन होता है जो शुरू होता है आपके फर्स्ट फेब से और आपके अप्रैल के फर्स्ट वीक तक चलता होता है। ये वन ऑफ द बिगेस्ट सेशन होता है। देखो जरूरी नहीं है, छुट्टी अप्लाई कर सकते हो तुम, ठीक है? तभी तो एमएलए की जो अटेंडेंस है वो इतनी शॉर्ट है। कई एमएलए तो पूरी एमएलए कह दिए, सॉरी, जो आपके एमपीज हैं वो अपने अटेंडेंस उनकी अगर तुम चेक करोगे, आपके एमपीज की अटेंडेंस 30%, 35%, 50% के करीब घूम रही है। जो 30% अटेंडेंस है यानी कि 70% टाइम तो था ही नहीं हाउस में जब भी अटेंडेंस ली गई, तो वो तो एंट्री पे रिकॉर्ड हो जाता है। सेशन वाले ब्रेक में तो काउंट ही नहीं होगी ना, बिल्कुल, तो वो उतने में भी नहीं आते। हाँ, वो मैं पूरा सिस्टम समझाता हूँ एक एक करके। ये 1 फेब से लेके लेट्स सपोज 6 अप्रैल इस साल यहां तक सेशन बुलाया गया था। बाद में थोड़ा शॉर्ट कर दिया था क्योंकि कोविड सेकेंड वेव आनी शुरू हो गई थी ना। फिर अभी दूसरा सेशन होके हटा है जिसे हम कह देते होते हैं मॉनसून सेशन। ये आपके जून जुलाई के महीनों में होल्ड होता है, ठीक है? 15-20 दिनों के लिए हम जून जुलाई के महीने में मिलते हैं और इस टाइम पे आपके सेशन होल्ड करते हैं। तो इसकी अपडेट पता नहीं क्या थी, चलो 1 जुलाई से लेके 20 जुलाई तक लेट्स सपोज ये सेशन होल्ड कर लिया। इसके बाद एक तीसरा सेशन हम बुलाएंगे विंटर में, मतलब जरूरी नहीं है ये तीनों बुलाने। जैसे लास्ट ईयर सरकार ने ये मॉनसून सेशन स्किप भी मार लिया था, ठीक है? मॉनसून और विंटर के ना बीच में एक लास्ट ईयर सिर्फ 2 सेशन हुए हैं। कोविड के चलते हुए सरकार ने 3 सेशन पिछले साल नहीं किए, तो पिछले साल सिर्फ 2 सेशन हुए। सरकार एक सितंबर में आके करेगी, तो मतलब यही 6 महीने की कंडीशन पूरी करनी थी ना, वो 6 महीने की कंडीशन पूरी करती, बाकी उन्हें जरूरत नहीं पड़ी। वो मर्जी है, वो भी मैं आगे तक समझाता हूँ कैसे सेशन काम करते हैं। धीरे धीरे पूरा सेशन करवाऊंगा अभी,
कैसे काम करता है। देखो अब जो आपका विंटर सेशन है, यहाँ पे हम रैंडमली इमेजिन कर लेते हैं कि 5 दिसंबर को आके मिले और यहाँ पे भी 23 दिसंबर तक बैठे। तो ये आपके 3 सेशन हो गए। ऐसे ये डे स्पेसिफाइड होते हैं कि कब तुमने आके मिलना है। अब कौन बताता है कि स्टार्टिंग की डेट क्या होगी, एंड की डेट, मतलब स्टार्टिंग और एंड की डेट कौन बताता है? पहले भी भेजा जा सकता है, वापस आगे एक्सटेंड भी किया जा सकता है, एक रफ डेट दे दी जाती है, पर पहली डेट फिक्स होती है। कौन देता है ये पहली डेट? मतलब आपको, अगर आप एमपी हो, आपको 1 को महीने पहले नोटिस आ जाएगा कि इस दिन मिलना है हमने। आपकी ये जो सबको बुलाने की जो पावर होती है ना, इसे कहते हैं हाउस को समन करना। समन यही होता है ना, जैसे सरकारी समन, उसका ये मतलब होता है कि पेश होना। वैसे ही पार्लियामेंट के अंदर जब आपके सारे एमपीज को बुलाना है, उन सबको समन जाते हैं कि इस दिन आपको इतने बजे आपका सेशन शुरू हो रहा है। ये समन भेजता है आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस समन के अंदर 3 चीजें स्पेसिफाई करके भेजता है, कौन सी डेट को हम मिलेंगे, किस टाइम को मिलना है आपको, और किस जगह पे मिलना है। जरूरी नहीं है कि पार्लियामेंट की बिल्डिंग में मिलना है, किसी लॉन में मिलना हो वहां पे भी बुला सकता है, ठीक है। किसी बीच में मिलना हो वहां पे बुला ले, उसकी मर्जी है प्रेसिडेंट की कि इस बार यहां सेशन करेंगे तो वहां मिलेंगे सब, ठीक है। समन बाय पोस्ट आता है, ठीक है। हाँ हाँ, मतलब सरकार के, वही तो सरकारी समन वही होता है कि आम लोगों को पेश होने के लिए भी जब बोला जाता है वो भी समन ही कहते हैं। यहाँ पे पार्लियामेंट में पेश होने के लिए भी समन कहते हैं, पर पार्लियामेंट में उनकी कोई वो नहीं है। वैसे सरकारी समन तो माना जाता है ना कि पता नहीं क्या ही हो गया। यहाँ पे इन्हें कहा जा रहा है कि तुम आके अपनी ड्यूटी परफॉर्म करो, उस चीज का समन है। अब जिस दिन समन आ गया उस दिन, मतलब जिस डेट को बुलाया गया टाइम को और जगह पे, उस दिन वहां पहुंचना है। उस दिन आपका हाउस का पूरा सेशन शुरू हो जाएगा। लोकसभा के एमपीज को अपना समन जाता है, राज्यसभा के एमपीज को अपना समन जाता है। जरूरी नहीं है कि दोनों हाउस एक ही टाइम पे बैठेंगे। लेट्स सपोज लोकसभा काम शुरू कर रही है, जैसे बजट सेशन का इमेजिन करें, ये 1 फेब से काम शुरू कर रहे हैं, इन्हें प्रेसिडेंट ने कहा है कि आप 3 फेब से आ जाना, तो ये 3 से आएंगे, क्योंकि आपकी जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग है उसके अंदर इन दोनों के हाउसेस अलग अलग है। ये इन्होंने अलग बैठना है, इन्होंने अलग बैठना है, कुछ लेना देना नहीं इनका आपस में, तो अलग अलग हो सकता है। वैसे तो पहले दिन प्रेसिडेंट आके स्पीच देता है, तो ये प्लेस भी इसलिए मेंशन की जाती है। पहले दिन का जो समन होता है उसमें बोला जाता है कि जो सेंटर हॉल है, जो सेंट्रल हॉल है, दोनों मेंबर्स यहां आके मिलो, मैं स्पीच देने आऊंगा। बजट सेशन के पहले दिन प्रेसिडेंट आके स्पीच देता होता है, ठीक है। वहीं से शुरू होता है सारा का सारा साल का प्रोसेस, ठीक है। क्लियर है, ये हुआ समन। अब समन के बाद ड्यूटी आ जाती है आपके लोकसभा और राज्यसभा को जो चलाने वाले लोग हैं। लोकसभा को कौन चलाता है? आपका जो स्पीकर होता है, जो सबसे ऊपर वो कुर्सी पे बैठ के चला रहा होता है ना आदमी, वो स्पीकर होता है। राज्यसभा में वही पर्सन कौन होता है? राज्यसभा में उसी बंदे को चेयरमैन कहते हैं, मतलब अलग बंदा होता है वो राज्यसभा के लिए जो काम करेगा वो चेयरमैन होगा, जो लोकसभा के लिए काम करेगा वो स्पीकर होगा। चेयरमैन वैसे आपका कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है हमेशा। ये स्पीकर लोकसभा का अपना बंदा होता है, लोकसभा में से ही किसी को चुना होता है। ये जो चेयरमैन होता है राज्यसभा का, ये आपका एक्चुअली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। ये हमने सिस्टम किस कंट्री से लिया है कि आपके अपर हाउस का जो चेयरमैन है वो वाइस प्रेसिडेंट होगा? अमेरिका से। ये अमेरिका में ये सिस्टम है, ठीक है। हाँ जी, जो स्टेट लेजिस्लेटिव को, असेंबलीज को मिलने के लिए जो बोलता है वो गवर्नर बोलता है, उन्हें समन वो भेजता है, ठीक है।
नहीं, प्रेसिडेंट स्पीच देने तो कहीं पे भी जा सकता है ना, पर समन गवर्नर ने भेजा होगा कि इस दिन आना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आ रहे हैं आपको स्पीच देने। स्टेट के अंदर जो समन भेजता है, ये मैं सेंटर की बात कर रहा हूं, ऐसे ही अगर स्टेट्स की बात करेंगे, स्टेट लेजिस्लेचर को समन कौन भेजता है, एमएलए को समन कौन भेजता है, वो गवर्नर भेजता है। क्लियर है? अब ये हाउसेस ये चला रहे हैं, दोनों ऊपर ये बैठे हुए हैं, इनका काम है पूरा सेशन चलाना। सेशन कैसे, मतलब पूरा का पूरा रोज की प्रोसीडिंग भी यही चलाते हैं। कोई क्वेश्चन आर पूछना है, कौन क्वेश्चन पूछेगा, उसका आंसर किसे देना है, कितना टाइम अलॉट करना है, कब कौन सा बिल पेश करना है, कितना टाइम डिस्कशन को देना है, सारा दिन ब्रेक कब देनी है, यही डिसाइड करते हैं। हाँ, आर स्पेसिफाइड हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, अलग अलग मोशंस है, पार्लियामेंट के चैप्टर में पढ़ेंगे, फिर पॉलिटी का वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर है, ठीक है, तो बहुत ही बड़ा टॉपिक पे चले जाएंगे अगर हम सारा पार्लियामेंट पढ़ने लग जाओगे। तुम्हारे जो क्वेश्चन है, तुम बात कर रहे हो कि आर स्पेसिफाइड होते हैं, वैसे आर स्पेसिफाइड होते हैं एक तरीके में, तीन तरीके में आपका हाउस बटा होता है एक दिन में, ठीक है, क्वेश्चन आर, 0 आर और एजेंडा ऑफ द डे, वैसे 3 हिस्सों में बटा होता है। पर ये जो एजेंडा ऑफ द डे है ना, इसमें कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर आपके क्वेश्चंस ही पूछना चाहती है तो कुछ मोशंस होते हैं, तो मोशंस प्रेजेंट करके अगर मोशन अप्रूव हो गया तो क्वेश्चंस के लिए एक्स्ट्रा हाफ एन आवर डिस्कशन, ठीक है, 1 आवर डिस्कशन, ठीक है, स्पेशल मेंशन, ऐसी बहुत बथेरी चीजें हैं, वो फिर पूरा का पूरा चैप्टर है, वो वहां जाके करेंगे। ठीक है, अब वापस इसी पे ऊपर आते हुए अभी इतना समझ लो। अब देखो, कोई बात नहीं, अभी पहले वैसे समझ लो। अभी अब लोकसभा का जो स्पीकर है और राज्यसभा का जो चेयरमैन है, अब ये सारा दिन ये इन्होंने सेशन चलाना है। अब कौन बताएगा कि आज के दिन का काम खत्म हो गया, लेट्स सपोज आज 3 बजे दिन का काम खत्म हो गया, कौन बताएगा? ये लोग बताएंगे। ये लोग बोलेंगे, इनके पास एक पावर होती है एडजर्नमेंट की। ये क्या करते हैं, जब इन्होंने दिन खत्म करना होता है, ये करते हैं, एक मोशन शुरू करते हैं जिसे कहते हैं एडजर्नमेंट। इसका मतलब है कि आज का ADJURNMENT एडजर्नमेंट मोशन होगा, एडजर्नमेंट। हाँ, स्पीकर और चेयरमैन के पास पावर है एडजर्नमेंट की। एडजर्नमेंट का जो मोशन होता है, इसके अंदर ये लिखा होता है कि आज का काम, मोशन नहीं है, सॉरी, ये सिर्फ एडजर्नमेंट वर्ड लिखोगे, मोशन नहीं लिखोगे, वो अलग मतलब निकल आता है उसका, वो कुछ और है, मोशन वर्ड का मतलब अलग है। एडजर्नमेंट, इसके अंदर हमेशा चीज लिखी होती है कि आज का आपका काम खत्म हुआ, इसके साथ साथ अब किस दिन मिलना है और कितने बजे मिलना है वो भी लिखा होता है। तो लेट्स सपोज जैसे तुमने पहले 2 बजे तक काम करवाया, अब तुम चाहते हो ब्रेक हो जाए, तो तुम कहोगे अभी के लिए हाउस एडजर्न्ड है, अब हम मिलेंगे 3 बजे इसी जगह पे आज के दिन ही। तुमने बता दिया, अब वो सारे जाने खाना खाने चले जाएंगे, पर उन्हें बोल दिया ना कि 3 बजे हाउस शुरू हो जाएगा, तो वो से कहेंगे एडजर्नमेंट होगी। ऐसे ही आज का जब तुमने दिन खत्म किया, अब तुमने कहना है सबको कि कल सुबह 10 बजे मिलेंगे, तुम 5 बजे ऑर्डर साइन कर दोगे कि आज का दिन खत्म हुआ, अब कल मिलेंगे सुबह, मतलब डेट स्पेसिफाई कर दोगे कल का, जैसे आज की डेट के अकॉर्डिंग कि कल 10 अक्टूबर को सुबह 10 बजे मिलेंगे इसी जगह पे। तो ये जो पावर है, देखो, बुलाने की पावर प्रेसिडेंट के पास थी, रोज का प्रोसीडिंग उसके बाद चलाने की पावर है आपके स्पीकर या चेयरमैन के पास। अब जब आपका सेशन खत्म करना है, एक एडजर्नमेंट का ही और मोशन होता है, उसे कहते हैं एडजर्नमेंट साइन डाई, साइन SINE डाई DI, एडजर्नमेंट साइन डाई। एडजर्नमेंट साइन डाई का मतलब होता है कि अब आपका हाउस एक तरीके से आपका जो आज का, मतलब इसमें यही मतलब होता है कि आज का सेशन खत्म है, पर अब किस दिन मिलना है वो मैं स्पेसिफाई नहीं कर रहा, तब तक छुट्टी मान लो, पर अभी सेशन खत्म नहीं हुआ, सिर्फ ये मानो कि आज के लिए फ्री हो तुम,
अब इसके बाद पर मैं अगला टाइम नहीं स्पेसिफाई कर रहा कि हमें कब मिलना है, क्योंकि उनके पास सेशन खत्म करने की पावर नहीं है। एडजर्नमेंट साइन डाई में वो सिर्फ सेशन मतलब उस दिन को एंड करते हैं बिना अगला टाइम और डेट दिए कि अब किस दिन मिलेंगे। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि शायद कुछ दिन बाद दोबारा से बुला लें, अगला अगला उन्हें ऑर्डर चला जाए कि अब इस दिन मिल लेना। पर जब आपने सेशन खत्म भी करना है तो आप ये ऑर्डर जारी करते हैं और उसके बाद आप प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म कर देते हो कि सर हम जिस काम के लिए मिलने आए थे हमारा काम हो गया। तो प्रेसिडेंट उसके बाद क्या करता है, एक फाइनल ऑर्डर जारी करता है। प्रेसिडेंट ने बुलाया था ना, प्रेसिडेंट ही घर भेजेगा, उसे कहते हैं प्रोरोग कर देना, PROROGE GUE है, PROROGUE, प्रोरोग कर देना। प्रोरोग का मोशन, प्रोरोग के मोशन में प्रेसिडेंट बस एक तरह से कहता है कि धन्यवाद आप जो आए, अब मिलेंगे अगले सेशन, अभी के लिए खत्म है आपका सेशन। ठीक है, ये जो पूरा कंसेप्ट है कि जहां पे बुलाने वाला भी आपका प्रेसिडेंट है और भेजने वाला भी प्रेसिडेंट है, ये किनसे लिया है हमने, ये ब्रिटेन से लिया। ब्रिटेन के अंदर देखना, जब उनका कभी ऑनलाइन उनके सेशन चाहे यूट्यूब पे सर्च मार के देखना, एक ना कंसेप्ट होता है जो हमारे यहाँ पे भी रेफर किया जाता है, वहां पे वो बोलते हैं क्वीन इन पार्लियामेंट, क्वीन इन हाउस। ठीक है, क्वीन इन हाउस का क्या मतलब होता है, तो उनके सेशन जब चल रहा होगा ना, बिल्कुल सेंटर में देखना एक ना गोल्डन कलर की ना रॉड पड़ी होती है, वो ना एक तरीके से उनकी कन्वेंशन है कि ये जो हाउस है वो रानी की मर्जी से मिल रहा है। जब वो रॉड वहां पे प्रेजेंट है, यानी कि रानी ने मंजूरी दी हुई है कि तुम आके यहां पे अपना पूरा सेशन चला सकते हो। जब वो रॉड हाउस से चली गई, यानी कि सेशन प्रोरोग हो गया, अब कोई नहीं मिलेगा। हमारे ऑब्वियसली ऐसे कोई रॉयल परिवार का कुछ नहीं है, तो हमारे यहाँ पे पेपर वर्क पे काम चलता है कि अब आ जाना, अब चले जाना। ठीक है, उनके वहां पे हर सेशन के बीच में देखना रॉड पड़ी होती है। ठीक है, मैं आपको हाँ जी, हाँ ये वाली मैम आगे बंद है, एक मैं आपको साथ में दिखा भी देता हूँ। हाँ जी बिल्कुल, ये देखो आपके, ये एक ना रॉड पड़ी होती है बिल्कुल सेंटर में, ये गोल्डन सी ये रॉड है। ठीक है, ये पूरा हाउस इनका सेशन में है, लोग बैठे हुए हैं, इनके एमपीज बैठे हुए हैं, ये बिल्कुल सेंटर में ये रॉड पड़ी हुई है। ये जो रॉड है, ये इसका मतलब होता है क्वीन इन दी हाउस, कि रानी की मंजूरी से मिल रहे हैं। हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट इन दी हाउस का कंसेप्ट तभी जब हम कहते हैं कि पार्लियामेंट के कितने हिस्से हैं, हम कितने हिस्से लिखते हैं, 3, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। क्योंकि प्रेसिडेंट की पावर है पार्लियामेंट को बुलाने की, उन्हें घर भेजने की, और जब वो स्पीच देना चाहे उसकी, मतलब ये 3 पावर्स इसके रिगार्डिंग। ठीक है, और भी पावर्स हैं उसकी, पर अभी के लिए 3 क्लियर है। तो ये सब कुछ यहाँ पे। ठीक है, तो अब आज के करंट अफेयर के ऊपर आते हैं। देखो अब जो आपका पार्लियामेंट है, ये मिल इतने छोटे छोटे दिनों के लिए रहा है, ये अब अगर इतने कम दिनों के लिए मिल रहा है
तो राइट हियर, तो आपके अगर इतने कम दिनों के लिए मिल रहा है तो पार्लियामेंट के अंदर इतने बड़े बड़े बिल होते हैं, वो बिल्स को डिस्कस कौन करेगा, उनके ऊपर भी तो विचार करना जरूरी है। तो इसके लिए एक ना कन्वेंशन बना ली गई है, मतलब कन्वेंशन ही, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसके कुछ प्रोविजंस है, एक्ट भी बना लिए गए हैं। एक चीज एग्जिस्ट करती है, इन्हें कहते हैं पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज, जो आपका करंट अफेयर है। इनका काम क्या होता है कि देखो इसके अंदर होते गए हैं कि आपके अलग अलग एमपीज को ना किसी कमेटी का मेंबर बना दिया जाता है। इनका काम क्या है कि जो उस कमेटी को फंक्शंस अलॉट किए गए हैं, जैसे एक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी क्या करती है कि सरकार ने कितना पैसा साल में खर्चा, कहां खर्चा, उसकी सारी लेखा जोखा सब कुछ पढ़ती है। अगर कहीं पे भी करप्शन पाई जाएगी वो पार्लियामेंट में पॉइंट आउट कर देगी। तो पूरे साल में सेशन में तो इतना टाइम है नहीं, तो ये पार्लियामेंट्री कमिटीज ये काम करती रहती है। तो इसके थ्रू आपका ये सारा का सारा सिस्टम चलता रहता है। ठीक है, तो मेन काम आपके पार्लियामेंट्री कमिटीज का के थ्रू होता है सारा। क्लियर है? तो आपकी पार्लियामेंट्री कमिटी दो टाइप की हो सकती हैं, एक तो जिन्हें हम स्टैंडिंग या परमानेंट कह सकते हैं, जो हर टाइम एग्जिस्ट करती हैं। दूसरी होती है, एक वर्ड यूज करते हैं एड हॉक। एड हॉक वर्ड का मतलब होता है जो टेम्पररी, किसी स्पेशल काम के लिए बनाई गई। लेट्स सपोज पार्लियामेंट ये स्टडी करना चाहती है कि कोविड के टाइम आपकी सरकार का क्या रिस्पॉन्स रहा है और कोविड को कैसे और किस तरीके से रोका जा सकता था। तो वो टेम्पररी चीज है ना, कोविड अब पूरी लाइफ तो नहीं स्टडी करने की जरूरत। तो इस कारण आप एक टेम्पररी कमिटी बनाते हो जिसे एड हॉक कह देते हैं। क्लियर है? यहां तक कोई भी डाउट? तो इसके अंदर हमेशा आपके मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट ही होते हैं। मेन आपकी तीन कमिटीज के टाइप हैं, आपके फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमिटीज हैं कुछ, फिर कुछ डिपार्टमेंट कमिटीज हैं और कुछ अदर स्टैंडिंग कमिटीज हैं। डिपार्टमेंट की आपकी टोटल 24 कमिटीज हैं, फाइनेंशियल आपकी 3 है और ये अदर्स कोई भी हो सकती है। दोनों के मेंबर होते हैं इसमें। ये जो स्टैंडिंग कमिटीज होती है ना पार्लियामेंट में, इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर होते हैं। इसे हम पॉलिटी में और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। देखो ये ना क्वेश्चन बन जाता होता है जो अभी तुमने पूछा है। इन सारे के अंदर जैसे ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, इसके अंदर कितने मेंबर हैं, उन मेंबर्स में से कितने आपके लोकसभा में से लिए जा रहे हैं, कितने राज्यसभा में से लिए जा रहे हैं, ये ना क्वेश्चन बन जाते हैं। इन सबका टेन्योर 1 साल का होता है। ऐसे इन्हें, इनका चेयरमैन अपॉइंट कौन करता है, ठीक है, ऐसे सारे ये क्वेश्चन बन जाते हैं। क्लियर है? ये आपके सारे के सारे पेपर में क्वेश्चन होते हैं। अब जो मैंने अभी तक आपको इतनी सारी ग्रंथ पढ़ाया, इससे मैं अब आपको लास्ट ईयर का एक यूपीएससी का क्वेश्चन पूछता हूं। स्टेटमेंट आई थी, द कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अस टू होल्ड 3 सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट इन एन ईयर, कि आपके 3 सेशन एक साल के अंदर होने ही चाहिए पार्लियामेंट के। ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई वो नहीं लिखा, होने को तुम 10 सेशन कर लो साल में, ठीक है, और करने को मिनिमम कितने करने पड़ सकते हैं? 2। हाँ, एटलीस्ट अगर मिनिमम पूछ लिया, एटलीस्ट 2 तो करने ही पड़ेंगे ना। कॉन्स्टिट्यूशन ने तो हाँ कुछ नहीं बोला, पर अगर वैसे इनडायरेक्टली हम उसे डिराइव करें तो 2 सेशन तो करने ही पड़ेंगे। 6 महीने का गैप है ना, ठीक है। एक तो ये, दूसरा क्वेश्चन आया हुआ था, जो प्रेसिडेंट समन भेजता है, उस समन के थ्रू, मतलब जो दूसरी स्टेटमेंट थी, आपके एमपीज को कहीं पे भी मिलने को बोल सकता है। प्लेस भी वो स्पेसिफाई करता है ना। प्रेसिडेंट एमपीज को समन में किसी भी जगह पे बुला सकता है। ये स्टेटमेंट थी कि ये सही है या गलत है? ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि उसने प्लेस भी स्पेसिफाई की है ना।
तो ये सही थी। ठीक है, पहले वाली गलत थी, दूसरे वाली सही थी। जैसे कंसेप्ट आता था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। हाँ जी, इंडिया के अंदर कहीं थी। ठीक है, ऐसा नहीं इंटरनेशनल टूरिज्म। प्रेसिडेंट कहीं पे भी बुला सकता है, ये प्रेसिडेंट की मर्जी है। मतलब हम, हमारे पास पार्लियामेंट का हाउस है, इस कारण वहीं बुलाते हैं। पर एक तरह से आपके प्रेसिडेंट को ना फ्रीडम दी गई है कि लेट्स सपोज कोई ऐसे हालात हो, ये क्यों प्रोविजन रखा गया है कि लेट्स सपोज ऐसे कोई हालात हो कि इस टाइम दिल्ली में जाना पॉसिबल नहीं हो रहा, दिल्ली में बुलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। ठीक है, कोई बहुत ही वर्ल्ड वॉर 3 छिड़ी पड़ी है और तुम्हें उसके बीच में कोई सेशन होल्ड करना है, तो दिल्ली पे तो लगातार हमले होने के चांसेस होंगे, सब कुछ होगा। तो शायद तुम कहीं साउथ इंडिया में कहीं और जगह पे बुला लो, अंडमान में बुला लो, लक्षद्वीप में बुला लो, किसी और जगह पे उन्हें होल्ड कर पाए। हाँ, तो यूपी के इंडिया के हिस्से ही है, कहीं पे भी, चाहे आपके घर पे बुला ले सबको, आपको अपने घर के दरवाजे खोलने पड़ेंगे उनके लिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया खुद आ रहे हैं। ठीक है, चाहे वो कहें कि आज ऋषभ के घर पे होल्ड करते हैं सेशन, तो सारा फर्नीचर बाहर निकाल लो, क्योंकि 550 एमपीज ने अंदर आके बैठना है, जगह कहाँ होगी, फर्श पे बैठेंगे तब जाके इतने हमारे सारे एरियाज में, तो तभी फिट आएंगे। ठीक है, राज्यसभा बुला ली तो और भी मुसीबत बढ़ गई, 800 बंदा घर पे घुसा हुआ है। तो अगला करंट अफेयर है नोबेल पीस प्राइज बारे। ये आपके इस साल 2 जर्नलिस्ट को मिला है, आपके फिलीपींस के मारिया रेसा और आपके रशिया के डिमिट्री मुर्तवाव मुरातोव मुरातोव डिमिट्री मुरातोव और मारिया रेसा, ये 2 जर्नलिस्ट को मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि इन्होंने बहुत एफर्ट डाले हैं अपने कंट्री के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच को बनाए रखने के लिए। मतलब चलो नहीं है, पर ये अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से ट्रू जर्नलिज्म, अंदर की जो सही खबरें हैं वो दुनिया तक पहुंचे। ठीक है, ये डर नहीं रहे सरकारों से और अपनी क्लियरली चीजों को प्रमोट कर रहे हैं। आपकी पीस के लिए, दुनिया की तरक्की के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच बनाए रखो और एक्सप्रेशन। क्योंकि अगर लोग इस चीज से डरने लग गए कि सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते, तो अपने आप लोगों की धीरे धीरे जो हमारी डेमोक्रेसी है ना, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। हर चीज के खिलाफ आवाज उठा पाना बहुत जरूरी चीज है, वो सारी पावर यहां से आती है। क्लियर है? तो ये चीज यहां पे नेक्स्ट है रोहिंग्या रेफ्यूजीज। ये कुछ साल पहले आपके प्रीलिम्स का क्वेश्चन था कि रोहिंग्या कम्युनिटी किस कंट्री को बिलोंग करती है। ये करती है बांग्लादेश को नहीं, ये करती है म्यांमार को बिलोंग। तो फिर ये बांग्लादेश में क्या कर रहे हैं? ठीक है, 80,000 रोहिंग्या इस टाइम बांग्लादेश में, 80,000 से भी ज्यादा है, 80,000 को तो वो भी शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है तो कुछ 2.5-3 लाख के करीब है रोहिंग्या बांग्लादेश में। हुआ क्या है, अगर आप दुनिया की बॉर्डर्स देखोगे ना, आपकी म्यांमार की बॉर्डर, ये जो म्यांमार पूरा देश है लंबाई में, इसकी बॉर्डर इंडिया को भी टच करती है यहां से, और इंडिया के बाद ये नीचे से हिस्सा आपके बांग्लादेश को भी टच करता है। ठीक है, आपका त्रिपुरा यहीं पड़ जाता है ना, तो इस तरीके से यहाँ पे बांग्लादेश को बॉर्डर लगती है। यहाँ पे आपके ना एक म्यांमार की एक स्टेट है, प्रोविंस है उनका, जैसे हमारी हिमाचल पंजाब ये स्टेट्स हैं, उनकी वहां पे एक स्टेट है जिसे कहते हैं रखाइन स्टेट, रखाइन। आपकी जो म्यांमार जो ज्यादातर कंट्री है ना, ये ज्यादातर कंट्री ना बुद्धिस्ट है, ये बुद्ध धर्म में विश्वास करते हैं। पर ये रखाइन स्टेट के अंदर आपकी मुस्लिम्स रहते हैं।
ज्यादातर मुस्लिम्स रहते हैं, वो भी जो कम्युनिटी है उनकी, उन्हें कहते हैं रोहिंग्यास। रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं जो रखाइन एरिया में रहते हैं, ठीक है। अब आपका म्यांमार के अंदर हो क्या रहा है, देखो वैसे जो बुद्धिज्म रिलीजन है वो नॉन वायलेंस, पीस, लव, इन सारी चीजों को प्रमोट करता है, पर म्यांमार एक लौता ऐसा इलाका बना हुआ है जहां पे बुद्धिस्ट टेररिज्म ग्रुप भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो अपनी रिलीजन की फिलॉसफी के ही बिल्कुल उल्टे हुए हैं। यहाँ पे दुनिया का पहला बुद्धिस्ट टेररिस्ट ग्रुप भी एग्जिस्ट करता है जो बुद्ध रिलीजन के लिए आतंकवाद भी फैलाने को तैयार है, ठीक है, हथियार उठाए हुए हैं उन्होंने। और आपकी पूरी जो म्यांमार की स्टेट है ना, जो सरकार है, क्योंकि वो भी बुद्धिज्म में विश्वास करती है, आपकी आर्मी भी ये मुसलमानों को मारती है, इनके इलाकों में घुस के इनके घर जला देगी, लोगों को बाहर निकाल निकाल के पॉइंट ब्लैंक रेंज पे गोलियां मार देगी। तो ये बहुत ही डरे हुए हैं बहुत सालों से। ये दुनिया के सबसे ज्यादा परसिक्यूटेड, यानी कि जिन्हें सबसे ज्यादा तंग किया जाता है ना, उन कम्युनिटीज में से दुनिया में सबसे ज्यादा तंग इन्हें किया जाता है। तो ये लोग पिछले 5-7 साल में ना इनके ऊपर बहुत ज्यादा ही एट्रोसिटीज, इनके ऊपर बहुत ज्यादा कष्ट बढ़ गए। तो ये सारे यहाँ भाग के या तो इंडिया की तरफ आए या बांग्लादेश की तरफ। इंडिया ने कर दी अपनी ज्यादातर बॉर्डर सील, इंडिया ने नहीं आने दिए। इंडिया ने बोल दिया कि हमारे पास ऑलरेडी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, हम नहीं आने देंगे। बल्कि जितने रोहिंग्या इंडिया आए थे, हमने सबको उठा के पकड़ा और म्यांमार में वापस फेंक दिया। मिजोरम अब रिफ्यूजीज को आने दे रहा है, रोहिंग्या मुस्लिम्स को नहीं आने दे रहा। रोहिंग्या मुस्लिम्स का इशू अब नहीं चल रहा, दो करंट अफेयर्स को कंफ्यूज ना करो। इस टाइम भी आपके बहुत सारे रिफ्यूजी इंडिया आ रहे हैं म्यांमार से, वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपके म्यांमार में तख्ता पलट हो गया था इस फरवरी में तख्ता पलट हो गया था म्यांमार में, और फौज ने कब्जा कर लिया। बहुत सारे लोग जो जिन्हें लगता है कि फौज के अंडर हमारी जान को खतरा है, वो भाग भाग के इंडिया में मिजोरम में आ रहे हैं, ठीक है। और मिजोरम की सरकार उन्हें आने दे रही है क्योंकि उनके बहुत सारे रिलेटिव्स इस साइड पे हैं, तो वो अपने रिलेटिव्स के पास आते जा रहे हैं। हमारी बॉर्डर्स ओपन है ऐसे तो वो आराम से क्रॉस कर जाते हैं और इस साइड आ गए। तो सेंटर की सरकार ने बल्कि इनके लिए भी मना किया था मत आने दो, पर आपके मिजोरम की सरकार ने फैसला किया कि हम आने देंगे, और उन्होंने बंद नहीं करने दी बॉर्डर्स, तो आ रहे हैं। यहां पे पर बात आती है, हमारी सरकार भी मुस्लिम कम्युनिटी को लेके थोड़ा अलग बिहेवियर रखती है, और वो देखा भी कि यहाँ पे हमने रोहिंग्यास के टाइम सारी बॉर्डर बंद कर दी थी, ठीक है। और इसलिए फिर उन्हें ज्यादा फ्रेंडली कंट्री जो एक और मुस्लिम कंट्री है वहां जाने लगा, वो है बांग्लादेश। इंडिया ने बांग्लादेश को पैसे पुसे दिए कि तुम रख लो, हम तुम्हें सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है, पर हम रोहिंग्या मुस्लिम नहीं लेंगे। हमने उनके लिए टेंट्स लगवा दिए, पानी भिजवा दिए, खाना भिजवा दिया, और पैसे दे देते हैं कि हाँ तुम्हारे वहां पे रिफ्यूजी क्राइसिस है तो हम पैसे दे देते हैं, पर संभालो तो। पर अल्टीमेटली बांग्लादेश के ऊपर भी तो ये बर्डन है। और खासकर देखो रिफ्यूजीज के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, जो वहां के लोकल लोगों में इतना नेगेटिव सेंटिमेंट क्यों होता है रिफ्यूजियों को लेके, खासकर जो अपने लोग ही नहीं है। देखो एक रिफ्यूजी अगर कहीं बाहर से आएगा, अगले के पास कोई रिसोर्स नहीं है ना, अगले का तो सब चला गया। खासकर जब ऐसे इलाके से वो भाग के आ रहा है, वो तो वहां पे अपनी प्रॉपर्टी कुछ बेच भी नहीं पाया होगा। जब वो भाग के आया उसके पास मिनिमम रिसोर्सेज है, बस 2-4 कपड़े मुश्किल से होंगे, खाना सरकार पे डिपेंडेंट है, सरकार भी कितना टाइम ही खाना देगी, तो मार्केट में काम ढूंढना शुरू करते हैं। और ज्यादातर इनमें से जो लोग होते हैं वो लेबरर क्लास में, वही सबसे ज्यादा फंसे रह जाते हैं, अमीर तो पहले भाग चुके होंगे। अब वो जो सबसे गरीब लोग इस चीज में फंस रहे हैं, वो लेबर ढूंढना शुरू करेंगे, वो किसी भी रेट पे काम करने को तैयार है। तो लोकल जो लेबर है, अगर वो 500 रुपए मांग रही है, एक रिफ्यूजी वो सेम काम 150 में भी कर देगा, क्योंकि वो पैसे के लिए बहुत तरसा हुआ है और उसे चाहिए ही चाहिए। हम ये फिर देखना तो ये भी चाहिए कि देखो अगले की मजबूरी है, अगला तभी ऐसे कर रहा है, पर फिर हमारे यहाँ पे लेबर की सेंटिमेंट्स ये आने लग जाते हैं कि ये हमारी सारी दिहाड़ी खा रहे हैं। उसके कारण सरकार के वोट बैंक पे प्रेशर बढ़ता है,
तो सरकार आपकी कहती है कि हम इन्हें नहीं रहने देंगे। ठीक है, अब बांग्लादेश में भी यही हो रहा है। बांग्लादेश इसी कारण क्या कर रहा है, बांग्लादेश के ना यहाँ समुद्र की तरफ कुछ आइलैंड्स भी है, छोटे छोटे थोड़ी दूर आइलैंड्स है। बांग्लादेश ने क्या किया, यहाँ पे रोहिंग्यास के लिए बहुत सारे घर बना दिए हैं। अब यहाँ पे उस आइलैंड का नाम है भाषण 4 आइलैंड। यहाँ पे आपके 19,000 मुस्लिम रिफ्यूजीज और रोहिंग्या मुस्लिम ऑलरेडी भेजे जा चुके हैं। अब 80,000 से ज्यादा और भेजे जाने की तैयारी है कि उन्हें यहाँ पे इस आइलैंड पे शिफ्ट कर दिया जाएगा। उन्हें बोला जा रहा है कि देखो तुम्हें इस आइलैंड पे घर बना के दे रहे हैं, मार्केट्स अलॉट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तुम अपना काम खुद वहां पे शुरू कर लो। मेन जो बांग्लादेश का मेन लैंड है उसके अंदर डिस्टरबेंस ना हो। ठीक है, तो इस चीज के कारण ये गैप क्रिएट कर, क्लियर है। यूनाइटेड नेशंस मान गया है कि हम फंडिंग दे देंगे भाषण 4 को और डेवलप करने के लिए, तो तुम वहां पे शिफ्ट करो, रिफ्यूजीज की मदद करो, उनका काम सेट करने में तो बांग्लादेश गवर्नमेंट उनकी मदद करेगी, उसका सारा पैसा यूनाइटेड नेशन उठा लेगा। यूनाइटेड स्टेट्स नहीं, यूनाइटेड नेशंस, यूएन, वो उठा लेगा। क्लियर है। लास्ट करंट अफेयर है आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में। बात हो रही है इंडिया एशियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को रीनेगोशिएट करने की। अब ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होते क्या हैं, ये हमारा करंट अफेयर आज के लिए। रीनेगोशिएट क्यों करना है वो मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगा। देखो, अभी हम कोई भी सामान अगर इंडिया के अंदर, कोई भी आपका सामान है वो इंडिया के अंदर अगर या तो इंपोर्ट करें, हम हमेशा इसके ऊपर नहीं तो कोई ना कोई ड्यूटी लगा देंगे ना, कस्टम ड्यूटी होगी या कुछ भी होगी, वो एक्स्ट्रा ड्यूटी लगा देंगे। तो अगर इंडिया के अंदर, लेट्स सपोज एक पेन का एग्जांपल लेते हैं, इंडिया के अंदर कोई पेन बन रहा था 5 रुपए का, बाहर से कोई अपना पेन इंडिया के अंदर बेचना चाहता है, वो भी 5 का बेचना चाहता था, पर इंडिया के अंदर ये जो कस्टम ड्यूटी लगा दी, इसके कारण शायद ये पेन 7 रुपए का हो गया। कौन सा पेन खरीदोगे तुम? 5 वाले ही, बिल्कुल सेम दिखते हैं पेन, 5 वाला खरीदोगे? तो ऑब्वियसली इसका तो पेन ही नहीं बिकेगा इंडिया में। सेम कंडीशन इंडिया के सामान के साथ भी हो सकती है। हम जो चीज बाहर बेचना चाहते हैं वो भी तो हमारे ऊपर कस्टम ड्यूटी लगाएंगे, हमारा सामान महंगा हो जाएगा। तो हम एक एग्रीमेंट में आ जाते हैं। जसकरण जी बस और 10 मिनट तक शुरू होगी क्लास, बस एनसीईआरटी 10 मिनट तक बस शुरू करेंगे। करंट अफेयर का लास्ट वाला बस टॉपिक चल रहा है, थोड़े लंबे थे करंट अफेयर। हम भी जो बाहर एक्सपोर्ट करेंगे उसके ऊपर ड्यूटी लग जाएगी। जो बाहर हमने सामान बेचा उसके ऊपर ड्यूटी लगी तो हमारा सामान भी कोई नहीं खरीदेगा। तो कंट्रीज एक जनरल अंडरस्टैंडिंग पे आ जाते हैं कि देखो, जब तक हम एक दूसरे की ये ड्यूटीज माफ नहीं करेंगे, हम एक दूसरे की कंट्री में सामान नहीं बेच पाएंगे और अपनी खुद की मार्केट में कंपटीशन नहीं बढ़ा पाएंगे। कंपटीशन का फायदा हमेशा कंज्यूमर को होता है। तुम्हें अगर कोई चीज मार्केट में 5 रुपए की मिल रही है और दूसरा कोई आके उसे 4.5 में बेचने लग जाएगा, आपके लिए तो प्राइसेस गिर गए ना, फायदा आपका हुआ है। फोन का लगा लो, चाहे आपका जैसे आपका टेलीकॉम के प्राइसेस थे, ठीक है, जब तक कंपटीशन है तब तक ही ये महीने का 300 350 रुपए का पैक दे रहे हैं। अगर बाई चांस सारी कंपनियां बंद हो जाए, सिर्फ जियो रह जाए, महीने का अगर अगले 10,000 भी तुम्हें चार्ज करेंगे, तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है? देना ही पड़ेगा तुम्हें। हाँ, मोनोपोली आ जाएगी। तो जितना कंपटीशन होता है उतना बेटर रहती है आपकी इकोनॉमी। इसी कारण दुनिया में कंसेप्ट आया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स का। इसके अंदर या तो 2 देश या 2 से ज्यादा देश एक साथ एक ऑर्गेनाइजेशन बना के डिक्लेयर कर सकते हैं कि हम एक दूसरे की एक लिस्ट बना लेते हैं किस किस सामान के ऊपर हम कस्टम ड्यूटी नहीं लगाएंगे। तो ऐसे बिकते हैं एक दूसरे की इकोनॉमी में जैसे उसी इकोनॉमी के सामान हो। तो दोनों 5 के बिकेंगे। अब तुम्हारी मर्जी है तुम किसे खरीदना चाहते हो। अब इंडिया की कंपनी को अपना सामान एक तो बेटर बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्वालिटी भी बेटर देनी पड़ेगी, तभी मैच कर पाएगा। तो इस तरीके से आपकी एक तो खुद की इंडस्ट्री इंप्रूव कर जाती है और दूसरा कंज्यूमर को भी फायदा होता है। क्लियर है? तो इस तरीके से एफटीएस काम करते हैं।